एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एस्टेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ। और जो आज का मेरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो साइकोलॉजी का। आप लोगों ने थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा कि आज हम लोग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, नैतिक विकास पढ़ने वाले हैं। इस नैतिक विकास में आपको सिर्फ कोहलबर्ग का नहीं पढ़ना है, बल्कि हमारे एक और मनोवैज्ञानिक हुए थे जीन प्याजे, जिनकी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास वाली थ्योरी तो पढ़ते हैं, लेकिन हम जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है इसको मिस कर देते हैं। और आजकल जो एग्जामिनर है वो आपसे 2 कदम आगे हैं, आप लोगों को भी पता है, तो हमें उनके बराबर चलना है। तो इसलिए हमको जो जीन प्याजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में जीन प्याजे की भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पूछी जाने लगी है। तो चलिए आप लोगों को दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगी, दोनों को अच्छे से समझाऊंगी, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। अगर नैतिक विकास का जो जनक है वो भी मानते हैं तो वो कोहलबर्ग को ही मानते हैं, ठीक है। वैसे तो जीन प्याजे ने भी दिया है, हैविंगहर्स्ट ने भी दिया है, गिल्गिन ने भी दिया है, लेकिन वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि हमारे लिए कोहलबर्ग हो जाते हैं। अब कोहलबर्ग कहाँ के थे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार यही पूछा जाता है कि जो जीन प्याजे थे वो कहाँ के थे, तो वो स्विट्जरलैंड के थे। कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। उन्होंने ये जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था 1969 में दिया था, लेकिन 1981 में इसके अंदर संशोधन अमेंडमेंट किया गया और फिर 1984 में फिर इसमें संशोधन किया गया। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कोहलबर्ग की कुछ बुक्स की, जो कि इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। द फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये भी किसकी है? हमारे कोहलबर्ग साहब की है। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या दिया था? हमारा नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, ठीक है, 1984 में। तो इसको भी याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको जो कोहलबर्ग साहब थे उन्होंने क्या किया था। 10 से 16 वर्ष के 72 बच्चों पर ये प्रयोग किया था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कोहलबर्ग ने जो अपना प्रयोग है वो किस उम्र के बच्चों पर किया? 10 से 16 वर्ष। कितने बच्चों पर किया? 72 बच्चों पर किया, ठीक है। तो इसमें जब उन्होंने 72 बच्चों के ऊपर प्रयोग किया तो उन्होंने जो प्रयोग था वो एक कहानी के माध्यम से किया था। इन्होंने बच्चों को क्या सुनाई थी? एक कहानी सुनाई थी, और उस कहानी के आधार पर उन बच्चों के तथ्य पूछे थे और उसी के आधार पर उन्होंने कॉन्क्लूजन निकाला था। और उस कॉन्क्लूजन के अंदर हमारा क्या निकल के आया था? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, ओके। तो जो नैतिक विकास है ये पता लगा, उन्होंने बच्चों को एक जो कहानी सुनाई, हैंज की द्विधा जिस कहानी का नाम है। तो हैंज की द्विधा जो कहानी है उसके अंदर मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या होता है। कि एक व्यक्ति होता है हैंज, ठीक है, उसकी जो वाइफ होती है वो बीमार हो जाती है। तो जो वाइफ बीमार हो जाएगी तो भाई पति का क्या कर्म होता है? भाई वाइफ को बचाना, उसके लिए दवाई लेकर के आना। तो हैंज ऐसा ही करता है, लेकिन जिस मतलब जो वो मेडिकल वाला जो बंदा था जिसके पास वो दवाई थी, वो ना उसकी मतलब 10 गुना कीमत चाहता था, और हैंज के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो उसको उसकी 10 गुना कीमत के पैसे दे सके। तो इसलिए उसने क्या कर लिया, उस दवाई को वहाँ से चोरी कर लिया और ला करके अपनी पत्नी की जान बचा दी थी। तो इस प्रकार से ये कहानी थी जो 72 बच्चों को सुनाई गई थी, जो 10 से 16 वर्ष की आयु के थे। उन्हीं के आधार पर इन्होंने अपना ये नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, ओके। फिर उन बच्चों से उनकी राय जाननी थी कि भाई तुम्हारी क्या राय है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते। इसी आधार पर जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो निकल करके आया था, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जो नैतिक विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता। अब एक जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कोई मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, कोई उसके अंदर नैतिक विकास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि उसको माहौल मिलता है, जैसा कि उसको माहौल मिलता जाता है, जिस तरह का उसका परिवेश होता है, वैसे ही वैसे उसमें नैतिकता आती जाती है। जैसे कि आपने एक जो कहानी सुनी होगी ना, दो एक बार पैरट थे, वो एक बार बिछुड़ जाते हैं। तो एक तो चला जाता है कहाँ पर? जो ऋषि मुनियों का झुंड होता है वहाँ पर, और एक पैरट बिछड़ करके कहाँ चला जाता है? जहाँ पे चोर डाकुओं का झुंड होता है वहाँ पर। तो चोर डाकुओं वाला उन जैसा बन जाता है, ऋषि मुनियों वाला अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी अच्छी बातें करने लगता है। तो यानी संगत का असर होता है। तो जो नैतिकता है वो भी कहाँ से आती है? परिवेश से आती है। जिस प्रकार का परिवेश मिलता जाएगा उसी प्रकार के बच्चों के अंदर नैतिकता आती जाएगी, ठीक है। अब घर में अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चे क्या होंगे? ऑब्वियसली
उनके अंदर जो मोरल वैल्यूज होंगे वो ज़्यादा होंगे, लेकिन घर के अंदर ही हमेशा चिक चिक वाला माहौल मिलेगा तो बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज कैसे डेवलप होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नैतिक जो विकास होता है क्या वो जन्मजात होता है, तो नहीं, वो जन्मजात नहीं होता है, परिवेश से आता है। ओके, क्लियर। अब फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने नैतिक विकास की जो स्टेज हैं उनको बताने से पहले, जो हमारे कोलबर्ग साहब ने दी थी, उसको बताने से पहले मैं आपको ये 4 टर्म अच्छे से क्लियर करवाना चाहती हूँ। इन चारों टर्म को एक एक करके देखिए। एक है हमारी मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थवाद। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है? मोरल रियलिज्म। मोरल डिलेमा भी पढ़ेंगे, मोरल रीजनिंग भी पढ़ेंगे, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मोरल रियलिज्म क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नैतिक यथार्थवाद। और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखा है। सारी टर्म मैंने इंग्लिश में भी लिखी है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नैतिक यथार्थवाद फ्रेंड्स क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो भी रूल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है ना, यानी उनको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगी भाई? सजा मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं और वहाँ पे हम नकल करते हैं तो हमें क्या कर देंगे? तुरंत एग्ज़ाम हॉल से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा, है ना। तो यही क्या होता है? मोरल रियलिज्म होती है। इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन बना दिए वो क्या होते हैं? बिल्कुल सख्त होते हैं और उनका पालन हमें हर हाल में करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स जो बना दिए भाई, अब अगर ट्रैफिक रूल्स को कोई बंदा तोड़ता है तो उसको क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है। ओके, समझ गए मोरल रियलिज्म क्या होता है? मोरल रियलिज्म के अंदर जो भी नियम होंगे, रियलिज्म यथार्थ, ठीक है ना, जो भी नियम होंगे, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो क्या होते हैं भाई? पक्के वाले होते हैं, उनको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझा दी मैंने आपको। अब आता है हमारा मोरल कोऑपरेशन। मोरल कोऑपरेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी क्या होते हैं फ्रेंड्स? नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों को मतलब किसी का भला करने के लिए हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, सहयोग वाली भावना दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा मोरल कोऑपरेशन होता है। जैसे कि एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस को हमें क्या देना पड़ जाता है? रास्ता देना पड़ जाता है। क्यों देना पड़ जाता है? क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर क्या है फ्रेंड्स? एक पेशेंट है जो कि क्या है? सीरियस है। अब जब उसको रास्ता नहीं देंगे, ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ेंगे, अब हम ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ेंगे, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता नहीं मिलेगा तो उस पेशेंट की जान को क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी की भलाई के उद्देश्य से हम नियमों को तोड़ते हैं तो वो हमारा क्या होता है? मोरल कोऑपरेशन होता है। ओके, समझ में आया? यदि हमारे इरादे सही हो, हमारी इंटेंशन सही हो, तो हम क्या कर सकते हैं? नियम तोड़ सकते हैं। एक टर्म आती है मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा क्या होती है फ्रेंड्स? नैतिक द्विधा। द्विधा क्या होती है? जब हम कैसी स्थिति में होते हैं? कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। हम सही गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति में होते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, अभी मान लो एक बच्चा है, वो एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ग्रुप डी की भी कर रहा है, तो वो सोचता है कि मैं ग्रुप डी पे ज़्यादा फोकस करूं या एचटेट पे ज़्यादा फोकस करूं। या एक बच्चा जो एचटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है और नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है। नेट एग्ज़ाम भी कब से स्टार्ट होने वाले हैं? 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, और एचटेट का एग्ज़ाम भी मान लो दिसंबर में हो जाता है। अब 6 दिसंबर को नेट का एग्ज़ाम भी पड़ता है और एचटेट का एग्ज़ाम भी पड़ता है। तो बच्चा क्या हो जाएगा? आप हो या मैं हो, हम क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई, नेट वाले को दें या एचटेट वाले को दें, कौन से को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूजन वाली स्थिति में होते हैं, द्विधा वाली स्थिति में होते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? मोरल डिलेमा बोला जाता है, नैतिक द्विधा बोला जाता है। ओके, क्लियर। अब देखो जो मोरल रीजनिंग है, अब भाई मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे तो क्या देना है? एचटेट एग्जाम ही देना है, मुझे तो नेट का एग्जाम ही देना है, मुझे तो ग्रुप डी में ही जाना है। तो ये सब क्या हो गई? मुझे तो एसएससी का एग्जाम ही देना है, एसएससी का भी उसी दिन पड़ गया और बैंकिंग का भी उसी दिन पड़ गया। तो हम सारों में से मैंने क्या कर लिया? एक को क्या कर दिया भाई? सिलेक्ट कर दिया। तो वो हमारी क्या हो गई? मोरल रीजनिंग हो गई। सही और गलत में से हम किसी एक को क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर हो गया? क्या क्या था हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास क्या था? मोरल रियलिज्म, मोरल कोऑपरेशन, मोरल डिलेमा, मोरल रीजनिंग। मोरल रियलिज्म हमारा क्या था भाई? रूल रेगुलेशन क्या होते हैं? बिल्कुल सख्त होते हैं, तोड़ नहीं सकते। मोरल कोऑपरेशन में क्या था? अगर हमारे इंटेंशन सही हो तो हम तोड़ सकते हैं। मोरल डिलेमा क्या था? कि हम चूज नहीं कर पा रहे भाई हमें ए ऑप्शन पे जाना चाहिए या बी ऑप्शन पे। और मोरल रीजनिंग क्या है? कि हमने अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। ओके, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक
कमेंट डाल दीजिए कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है, आगे भी मैं आपको इसी तरह से करवाती रहूँ, ठीक है। और अगर आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, देखिए जो कोलबर्ग थे इन्होंने 3 लेवल बताए और 6 क्या बताए फ्रेंड्स, उनके सब लेवल बताए, 6 उनकी अवस्थाएं बताई। तो उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी बताई। उन्होंने 3 स्टेज बताई हैं, कौन कौन सी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और हमारी पोस्ट कन्वेंशनल, 3 प्रकार की स्टेजेस दी हैं। इन तीनों में भी आगे इनको 2-2 में क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, तो इस प्रकार से टोटल कितनी बन गई, अगर टोटल पूछ लेगा तो 6 हो जाएंगी, और वैसे कितनी दी हैं, मुख्य रूप से 3 दी हैं। तो देखिए जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, जो पूर्व परंपरागत जिसको हिंदी में बोलते हैं, या रूढ़िवादी स्टेज जिसको बोला जाता है, 4 से 10 वर्ष होती है। उम्र भी ध्यान रखेंगे, 4 से 10 वर्ष क्या बताई गई है, प्री कन्वेंशनल स्टेज बताई गई है। नैतिक चिंता का सबसे निचला स्तर है ये, ठीक है। यहाँ ये सबसे मतलब लोवेस्ट लेवल है। बाहर से मिलने वाली सजा व उपहार का प्रभाव पड़ता है। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है वो हमें सजा या फिर हमें कोई प्राइज मिलता है, उसका इसके ऊपर असर पड़ता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर ऐसा ही होता है, या तो हम जो काम है वो किसी लालच की भावना से करते हैं या फिर हम दंड की भावना से करते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। प्री कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा है, कौन कौन सी, आज्ञा व दंड की अवस्था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज, या फिर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद और विनिमय। तो आज्ञा व दंड की अवस्था यानी जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब लगभग 5-6 साल के बच्चे होते हैं, वो अपने मम्मी पापा का कहना क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैंने ये काम ऐसे नहीं किया तो मम्मी से मुझे क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर से मुझे क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। उनके अंदर क्या है, दंड का भय है। उनको पनिशमेंट से क्या लगता है, डर लगता है, इसलिए वो क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। यानी क्या, एक प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका उसको ज़्यादा डर होगा उसकी ही बात को बच्चा ज़्यादा मानेगा। तो ये होती है जो फर्स्ट सब स्टेज है हमारी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज, आज्ञा व दंड की अवस्था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका बच्चे को ज़्यादा डर लगेगा उसी का कहना वो मानता है। ओके, यानी कोई भी काम किस अवस्था में करते हैं, दंड के भय से करते हैं। व्यक्तिवाद और विनिमय के अंदर क्या है कि उसके अंदर क्या होती है, लालच की भावना होती है। जैसे कि मान लो वो लालच किस प्रकार का हो सकता है कि जैसे कि मैंने आज अपना लंच आप लोगों के साथ शेयर किया तो कल आप लोग भी मेरे साथ अपना लंच शेयर करेंगे, ऐसा बच्चा क्या करता है, उम्मीद करता है, और उसी भावना से वो नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। ओके, यानी जो लेन देन है वो कैसा होना चाहिए, बराबरी का लेन देन होना चाहिए। उन्हें प्राइज की इच्छा होती है, लालच से नैतिक आचरण प्रदर्शित करते हैं, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। व्यक्तिवाद और विनिमय जो हमारी स्टेज है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज जो स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है भाई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यानी अगर कोई बच्चा है, अगर उस बच्चे को आज दूसरे बच्चे ने अपना टिफिन एक्सचेंज कर दिया तो वो क्या सोचेगा कि भाई आज मैंने अपना टिफिन इसके साथ शेयर किया है तो कल जब ये अच्छा लंच लेके आएगा तो मुझे भी टिफिन क्या करेगा, शेयर करेगा। ओके, इस प्रकार की भावनाएं होती हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, परंपरागत और रूढ़िवादी, कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है। 10 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चे कौन सी स्टेज में होते हैं, कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं। इसके अंदर भी 2 इसकी सब टाइप्स होती हैं, कौन कौन से, गुड बॉय, गुड गर्ल, और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। तो देखिए गुड बॉय, गुड गर्ल, यानी जब बच्चा 10 साल के आसपास का होता है तो उसके अंदर क्या होता है, अच्छा बालक, अच्छी बालिका। यानी जैसे कि हम बोलते हैं भाई वो तो भाई बड़ा अच्छा बच्चा है, अब मेरा खुद का बच्चा है, अगर उसको 2 आदमियों के सामने आप ऐसे बोल दोगे ना भाई बहुत अच्छा बच्चा है, फटाफट से सारा काम करता है। लेकिन अगर मैंने 1% ये बोल दिया कि तो बहुत ढीठ है, बस फिर तो बस गया काम से, ना तो काम करेगा ना किसी से बोलेगा। तो यानी बच्चों के अंदर कौन सी भावना होती है, गुड बॉय, गुड गर्ल, यानी दूसरों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ अगर तुम मुझे अच्छा बताओगे तो ही मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, काम करूँगा। यानी उनको अपनी प्रशंसा सुननी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। तो वो क्या होता है, गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज होती है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। अब बच्चे को धीरे धीरे सामाजिक नियम समझ में आने लगते हैं तो वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो सोचता है कि अगर मैं इन नियमों को नहीं पालूंगा
बच्चों को ना धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि भाई अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, समाज में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। जैसे कि वो क्या करता है, ट्रैफिक रूल को मानता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया तो क्या लग जाएगा, जाम लग जाएगा। यानी वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अच्छे आचरण का प्रदर्शन करते हैं, रूल रेगुलेशन मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज कहा गया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब क्या होता है कि भाई बच्चा जो है वो परंपराओं से ऊपर उठ करके आचरण प्रदर्शित करने लगता है। 13 वर्ष से अधिक के बाद ये स्टेज आती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ओके, इसके अंदर दो जो सब स्टेज हैं वो देखिए कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होती है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और सेकंड होती है हमारी सार्वत्रिक नीति उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इन दोनों को समझिए आराम से। बच्चा ये समझने लग जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए आदि पर विचार करते हुए वो क्या करता है, अपने आचरण का प्रदर्शन करता है। नैतिकता को मानव अधिकारों के आधार पर आंका जाता है, यानी उसको पता लग जाता है कि भाई क्या सही है, क्या गलत है और किस प्रकार का मुझे व्यवहार करना है। वो अपने खुद के नियम भी बनाने लगता है, अपने हिसाब से वो कामों को करने लगता है। वो होती है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, समाज के आधार पर वो चलने लगता है। लेकिन इन सबसे ऊपर आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसके अंदर एक तरीके से बच्चा मोह माया से क्या हो जाता है भाई, दूर हो जाता है। यानी वो किसके आधार पर काम करेगा, उसकी जो अंतरात्मा है उसके आधार पर काम करेगा। सभी का सम्मान चाहेगा, सभी के सम्मान की रक्षा करना चाहेगा, सार्वभौमिक सभी के लिए अच्छा सोचेगा। तो वो होती है सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। जो ये वाली स्टेज थी सामाजिक अनुबंध, तो इसमें व्यक्ति ज़्यादा अपना सोचता है कि भाई मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उस प्रकार से वो सोशल बिहेवियर करता है। लेकिन सार्वत्रिक नीति उन्मुखता के अंदर क्या है कि उसके अपने कुछ मतलब एथिक्स आने लगते हैं, वैल्यूज ऐड होने लगती हैं उसके अंदर कि भाई सभी के लिए क्या सही है। अपनी अंतरात्मा से, अपने स्वयं विवेक से काम करने लगता है और बिल्कुल पूरे समाज को एक साथ लेकर के आगे चलने का प्रयास करता है। जैसे कि भाई महात्मा गांधी हुए थे, मदर टेरेसा हुए थे, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सार्वत्रिक नीति उन्मुखता, ये सभी के बारे में सोचते थे। ओके, तो ये था भाई किसका नियम, हमारा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसकी अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोलबर्ग ने तो ये सिद्धांत दे दिया, लेकिन इसी की शिष्य थी, ये शिष्या थी इसी की, कैरोल गिल्गिन, इसने क्या की थी भाई, इसकी आलोचना की थी, इसका क्रिटिसिज्म किया था। क्यों किया था वो भी ध्यान रखना, क्योंकि ये कहती थी कि भाई जो कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो ज़्यादातर क्या है, जेंडर बायस है। उन्होंने पुरुषों को ज़्यादा उच्च बताया है, जबकि महिलाओं का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि ऐसा कुछ मतलब खास था नहीं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, वो किसने किया था, कैरोल गिल्गिन ने किया था। किस बेस पे किया था, उन्होंने उनके ऊपर जेंडर बायस के आरोप लगाए थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्लियर। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे देखते हैं। अब आप लोगों ने कोलबर्ग की पढ़ ली, अच्छे से दिमाग में सेट हो गई। कोलबर्ग ने क्या क्या बताया है, 4 टर्म मैंने आपको बताई है, मोरल रियलिज्म, मोरल कोऑपरेशन, मोरल डिलेमा एंड मोरल रीजनिंग। ओके, उसके बाद प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, उनके अंदर भी दो दो थी। ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया क्रिटिसिज्म किसने किया। अब देखेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो जीन पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो दी तो कोलबर्ग से पहले ही दी थी इन्होंने, तो उनकी तो बाद में आई थी, 1969 में पहली बार दिया था, फिर 1984 तक उनमें संशोधन हुआ था। जीन पियाजे ने 1932 में अपनी एक बुक दी थी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक। अब मान लो इस बुक का नाम पूछ लिया, वैसे तो एचटेट के एग्जाम में कम ही पूछते हैं, लेकिन एचटेट के बाद आपको रुकना तो है नहीं, आगे और भी एग्जाम की तैयारी करनी है, स्क्रीनिंग की भी करनी है कि भाई मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक है वो किसकी है। तो आप क्या बताओगे, किसकी बता दोगे, कोलबर्ग की बता दोगे। आप सोचोगे यहाँ पे मोरल आ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोरल जजमेंट ये किसने दी थी, जीन पियाजे की ये बुक है। ओके, ध्यान रखना है। तो इन्होंने मेनली 2 स्टेजेस बताई थी, तो वो 2 स्टेजेस थी, वो आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी थी, जो हमारे जीन पियाजे साहब हुए थे उन्होंने 2 स्टेजेस बताई, एक हेट्रोनोमियस और एक ऑटोनोमियस। परायत नैतिकता की अवस्था, या फिर बाह्य नैतिकता की अवस्था, या फिर बाध्य नैतिकता की अवस्था इसको कहा जाता है। और सेकंड वाली को कहते हैं स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था, या फिर ऑटोनोमियस स्टेज। ओके, क्लियर। ये हिंदी वाले नाम भी याद रख लेना, प्रायत्ता नैतिकता की अवस्था, या फिर बाह्य नैतिकता, या बाध्य नैतिकता, या फिर एक याद रखना इंग्लिश में हेट्रोनोमियस। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि भाई जो नियम है वो क्या है,
कोई भी उनको चेंज नहीं कर सकता। वो नियम क्या है भाई, अनचेंजेबल हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बच्चों में जो नियम विकसित होते हैं वह निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील, दृढ़ होते हैं। बच्चे नियम एंड नियमों को दुनिया के ना बदलने वाले गुण धर्म मानते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ये जो नियम बना रखे हैं ये किसी से भी क्या नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते। 2 से 8 वर्ष, कहीं कहीं पर 2 से 7 वर्ष आपको मिल जाएगा। 2 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो नियम होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि भाई ये जो नियम है ये सभी पर लागू होते हैं और इन नियमों में कोई भी क्या नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि हम बच्चे को जब 2 से 8 साल के बच्चे होते हैं हम क्या सिखाते हैं कि भाई आपको क्या करना है, घर में कोई आएगा तो आपको क्या करनी है, नमस्ते करनी है सभी से। तो बच्चा क्या सोचेगा कि जो नमस्ते करने का जो नियम है ये क्या है भाई, अपरिवर्तनशील है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बच्चा दूसरों के हिसाब से सोचता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है, प्रायत्ता नैतिकता की अवस्था होती है। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, 9 से 11 साल के बीच में आएगा, तो उसको पता लग जाता है कि ये जो नियम है ये किसने बनाए हैं, समाज ने ही बनाए हैं, लोगों ने ही बनाए हैं, और इनमें क्या किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। लोगों अर्थात सभी साथी संगी के बीच के संबंधों से उपजती है नैतिकता है बच्चे में। दूसरों के अधिकारों के लिए चिंता एंड पारस्परिकता दिखलाई पड़ती है। दूसरों के अधिकारों की चिंता करने लगता है। बच्चा सोचता है कि नियम एंड कानून किसने बनाए हैं, लोगों ने बनाए हैं। अब उसको पता लग जाता है कि ये जो नियम और कानून है ये किसने बनाए हैं, लोगों ने बनाए हैं, और हम अपनी सुविधा के अनुसार इनमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो ये दोनों स्टेजेज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर 4 उपावस्था भी आ जाती है। कहीं कहीं पर आपको उपावस्था मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको 4 अवस्थाएं मिल जाएंगी। इनको भी देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। सबसे पहली जो स्टेज बताई थी जीन पियाजे ने, अनामीचरण या अनियमित अवस्था, वो क्यों थी कि जन्म से जब 5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसको नहीं पता होता कि भाई क्या व्यवस्था चलनी है। वो तो या तो पीड़ा व हर्ष उसके व्यवहार को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जब उसको कठिनाई होती है तो वो रो देता है, जब वो खुश होता है तो वो हंसने लगता है। उसके अंदर क्या नहीं होती, नैतिकता का क्या होता है फ्रेंड्स, अभाव होता है। प्राकृतिक परिणामों पर अनुशासन नैतिकता से परे अवस्था होती है। पीड़ा व हर्ष उसके व्यवहार को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये कौन सी हमारी अनियमित अवस्था है, जब जन्म से 5 साल तक बच्चा होता है। लेकिन जब आगे वो 5 से 8 साल का बच्चा जब हो जाता है तब उसको वही बात कि वो किसके मतलब लालच से काम करता है, या तो उसको पुरस्कार का लालच हो, प्राइज का लालच हो, या उसको दंड का भय हो, तभी वो क्या करता है, नैतिक आचरण को प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद जब हेट्रोनोमी विषम जाती है, पारस्परिक आदान प्रदान स्टेज में पहुंचता है, 8 वर्ष से 13 वर्ष, हमें दूसरों के साथ वह नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, अपमानजनक हो। सहयोग की नैतिकता का विकास, बच्चे के अंदर धीरे धीरे क्या आने लगता है, मोरल कोऑपरेशन आने लगता है। नैतिक समानता की अवस्था, समूह के मानदंडों के अनुसार जिस प्रकार समाज ने जो नियम बना रखे हैं उनके अनुसार वो आचरण प्रदर्शित करने लगता है। नेक्स्ट आती है स्वायत्ता चरण, जो ऑटोनोमी 13 से 18 वर्ष, नैतिक व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार है। नैतिक सापेक्षता की अवस्था इसको कहा जाता है। तो ये जो चारों हैं ये भी आपको थोड़ी सी एक बार ध्यान रख लेनी है कि जब ऑटोनॉमी, बच्चा खुद जिम्मेदार हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है, समाज को समझने लगता है, और उसी आधार पर क्या करने लगता है, काम करने लगता है। तो फ्रेंड्स क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई दोनों अवस्थाएं, कोलबर्ग वाली भी और जो हमारी जीन पियाजे वाली थी वो भी। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ कल दूसरी वीडियो के साथ। आप लोग टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक लेकर के आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।